नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायति यद्विद्यातर्पणायति सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, आचार्य स्वामी समन्वित द्वारा रचित। इसके अंतर्गत प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार की चर्चा अपनी चल रही है और इस सम्यक दर्शन अधिकार में सबसे पहले प्रतिज्ञा की कि मैं धर्म का स्वरूप कहूंगा और वो धर्म क्या है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये वास्तव में धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म क्यों है? उससे मोक्ष का मार्ग वही है। जवाब सही है, लेकिन थोड़ा यहाँ इसके आधार पे देना है जो अपने को यहाँ श्लोकों में दिया है। अच्छा, ओके। क्योंकि ये 3 मूर्ता और 8 मद और 8 गुणों सहित है सम्यक दर्शन। प्रश्न ये है सम्यक दर्शन धर्म क्यों है, जो यहाँ श्लोक बताए हैं उसके आधार पे जवाब देना है। बोलिए समझ। क्योंकि सम्यक दर्शन रूपी धर्म ही दुखों से निकालकर उत्तम सुख में धरता है। बहुत बढ़िया। धर्म की परिभाषा, धर्म का स्वरूप क्या दिया था कि जो जीव को दुख से निकालकर संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे, और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये जीव को संसार दुख से निकालकर और उत्तम जो मोक्ष सुख है उसमें पहुंचाते हैं, इसलिए ये धर्म। ठीक है, जवाब वो भी सही था भारती आंटी का भी, क्योंकि मोक्ष का मार्ग है, लेकिन वो समझ लीजिए अस्पष्ट अव्यक्त अप्रगट व्यंजन अवग्रह की जैसे ऐसा था, लेकिन ये ठीक है, बढ़िया। यहाँ अपनी चर्चा चल रही है, सम्यक का स्वरूप बता दिया, किससे सहित होता है किससे रहित होता है, वो सारी चर्चा होने के बाद में अब यहाँ पर सम्यक के भेद और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है वो चर्चा यहाँ पर टीकाकार पंडित सदा सुखदास जी कासरीवाल ने यहाँ ये प्रारंभ की है। बोलिए रेणु जी। मैम अब बुरा मत मानना, मैं ना मेरे को अभी याद करके मैं ना सम्यक दर्शन की ना परिभाषा लिखी हूँ, भूल गई थी। एक बार सुना दूं क्या? गलत लिखी हूँ क्या? अभी लिखी थी। अभी मैं पढ़ाऊंगी ना तो आप मिला लेना। एक बार सुना देती हूँ इसलिए मैं बोली बुरा मत मानना। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदया भावी क्षय तथा भविष्यकालीन देशघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उत्तम तथा वर्तमान कालीन देशकालीन नहीं, भविष्यकालीन सर्वघाती। सर्वघाती भविष्यकालीन सर्वघाती होगा तथा वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय उसे क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहते। उसे सम्यक दर्शन नहीं, उसे देखिए यहाँ पर हमने सम्यक के भेदों की चर्चा प्रारंभ की थी। 3 प्रकार का सम्यक यहाँ कर्म निमित्त की अपेक्षा से कर्मों के क्या उसमें स्थिति रहती है,
उस आधार पे सम्यक्त को 3 प्रकार का कहा। कौन कौन से 3 प्रकार का सम्यक्त कहा है कविता जी? उपशम, शायुषमिक और शायिक। हाँ, उपशम की जगह बोले औपशमिक तो ज्यादा अच्छा है। औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक। शायिक, ये 3 प्रकार के सम्यक्त यहाँ बताए गए हैं। इन 3 प्रकार के जो ये सम्यक्त बताए गए हैं, इसमें कर्म का सामान्य इनका स्वरूप बताना है। सामान्य रूप से औपशमिक सम्यक्त क्या है, शायोपशमिक सम्यक्त क्या है और शायिक सम्यक्त क्या है। एकदम सामान्य, सीधा सीधा, सरल सा वो स्वरूप बताना है। बोलिए निशि जी। जब उपशम सम्यक्त का में सातों प्रकृतियों का घात हो जाता, ये नहीं उपशम होता है तो उसे औपशमिक सम्यक्त कहते हैं, और जब क्षय हो जाता है तो उसे शायिक सम्यक्त कहते हैं, और जब उसमें थोड़ा उपशम होता है और थोड़ा क्षय होता है तब उसे शायोपशमिक सम्यक्त कहते हैं। बढ़िया, यानी सामान्य रूप से जब कर्मों का उपशम हो उस समय जो सम्यक्त हो तो वो औपशमिक, जब क्षय हो और उस समय जो सम्यक्त हो तो शायिक, और जब क्षयोपशम हो, कुछ उदय कुछ उपशम, तो शायोपशमिक। तो कौन से ये कर्म है, सारे के सारे 148 या 8 कर्मों का उपशम हो, क्षयोपशम हो कि क्षय हो, या कोई विशिष्ट कोई विशेष कर्म है जिनका उपशम आदि हो तो सम्यक्त होता है। यानी सम्यक्त के घातक या सम्यक्त से संबंधित कौन सी कर्म प्रकृतियां हैं? दर्शन मोहनीय की 3 और चारित्र मोहनीय की 4 प्रकृतियां। दर्शन मोहनीय की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, और चारित्र मोहनीय की अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। बढ़िया, ये 7 प्रकृतियां हैं। ये 7 प्रकृतियां सम्यक्त से संबंध रखती हैं। संबंध मतलब कि इनका उदय होता है तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो पाता है, इनका उपशम होता है इन 7 प्रकृतियों का तो सम्यक कौन सा कहलाता है? औपशमिक। इन 7 का क्षय हो जाता है तो सम्यक कहलाता है शायिक, और इन 7 में से किसी का उपशम किसी का उदय इस तरह की स्थिति बनती है तो सम्यक कहलाता है शायोपशमिक। ठीक है, जब भी अब अभी तो यहाँ समझ लीजिए सम्यक की चर्चा है, आगे कभी अपन चारित्र की चर्चा पढ़ेंगे तो शायिक चारित्र, औपशमिक चारित्र, तो जो भी गुण है उस गुण को घात करने वाले, उस गुण से संबंधित जो कर्म है उन कर्मों का क्षय होता है कि उपशम होता है तो उससे संबंधित वो गुण की प्रकटता होती है। तो ये सम्यक्त नाम का गुण यानी श्रद्धा गुण का परिणमन है। सम्यक्त बोलते हैं उसको, शायिक श्रद्धा भी बोल सकते हैं, क्योंकि गुण के नाम में तो अपने को सम्यक्त मिलता नहीं है, गुण का नाम तो क्या मिलता है? श्रद्धा गुण, और उसकी पर्याय को हम बोलते हैं सम्यक्त। तो हम सम्यक उसको श्रद्धा भी बोल सकते हैं, सम्यक श्रद्धा, लेकिन वो प्रचलन में सम्यक तो है, इसलिए वास्तव में तो वो है सम्यक दर्शन यानी सम्यक श्रद्धा ही। तो वो श्रद्धा गुण के घात में कौन सा कर्म निमित्त है कि वो दर्शन मोहनीय नामक कर्म, और उसके साथ में चारित्र मोहनीय की ये 4 अनंतानुबंधी आदि 4 प्रकृतियां ये उसमें संबंधित हैं। और एक बात और अपन ने परसों देखी थी कि यहाँ उपशम का क्या अर्थ है, क्षय का क्या अर्थ है। उपशम का मतलब है कर्म का दबना। कर्म सत्ता में है लेकिन उदय में नहीं है। ये शब्द देखे थे, बंध, सत्ता और उदय, 3 शब्द ये देखे थे, और उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय 4 शब्द ये देखे थे। ये 4 ये क्लियर है सब। सत्ता यानी स्टॉक में है, स्टॉक में होने पर भी उदय में होना जरूरी नहीं है। जैसे हमारे कोठी में क्या बोलते हैं, टंकी में गेहूं साल भर का लेके भर के रखा है तो स्टॉक में है, लेकिन अभी हम नहीं बना रहे। आज हमने गेहूं का कुछ काम ही नहीं लिया, आज हमने समझ लो इडली डोसा बनाया है चावल दाल का, तो वो गेहूं क्या है, अभी उदय में नहीं है। तो उदय का मतलब है वो प्रकट है, फल देने के लिए प्रकट है, उसको जीव भोग रहा है, वो कहलाता है उदय। और अभी फल नहीं दे रहा है कर्म, या जीव उसका फल नहीं भोग रहा है और वो लेकिन है जीव के साथ में, तो वो सत्ता में है।
तो उपशम में कर्म सत्ता में तो है लेकिन उदय में नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा, वैसे तो काफी लोगों को तो है ही मतलब क्लियर, लेकिन जो कोई नए लोग हैं उनके लिए फिर कल परसों कराऊंगी। अभी तो मैंने बता ही दिया एक्सरसाइज कुछ इस तरह से पूछ के। जो सत्ता में भी नहीं है उदय में भी नहीं है उसे क्या कहेंगे? जो कर्म सत्ता में भी नहीं है और उदय में भी नहीं है उसे क्या कहेंगे? बढ़िया, मीनू दी का समझ में आ रहा है मुझे। बंद। बंद कहेंगे। अरे सत्ता में भी नहीं है उदय में भी नहीं है। वर्षा जी। एक बार प्रश्न फिर से बताइए। जो कर्म उदय में भी नहीं आ रहा और सत्ता में भी नहीं रहा, क्या कहेंगे उसे? उपशमित है। देखिए, बस मैं वही देख रही हूँ कि आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए। अनीता जी कोठारी बोलिए। अच्छा दीदी, क्षय शेयर कर्म का कर संपूर्ण अभाव सकते होना। हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं शेयर कैसे? कर्म का संपूर्ण रूप से अभाव होना। बढ़िया। देखो, जो कर्म अब सत्ता में ही नहीं है, उदय में भी नहीं है और सत्ता में भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? वो आत्मा से बिल्कुल अलग हो गया। क्षय मतलब आत्मा से अलग हो गया है। जो कर्म सत्ता में तो है लेकिन उदय में नहीं है तो वो कहलाएगा उपशम, वो अभी दबा हुआ है। लेकिन उदय में तो नहीं। ये देखो, एक कंडीशन तो दोनों में सेम बन रही है, एक कंडीशन दोनों में सेम बन रही है। अभी बंद को यहाँ पे ध्यान नहीं देना, बंद वाली बात को यहाँ बंद का कोई खास मैटर नहीं है। एक है उदय और एक है सत्ता। तो उदय में है और सत्ता में तो होगा ही होगा, है ना? अगर उदय में है तो बिना सत्ता के उदय में होगा क्या? नहीं होगा, सत्ता में भी होगा, तो उसको तो कहेंगे उदय, वो तो कर्म का उदय ही है। ठीक है, अब उदय में नहीं है लेकिन सत्ता में है, उदय में नहीं है लेकिन सत्ता में है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे उपशम। और उदय में भी नहीं है और सत्ता में भी नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्षय। ठीक है, तो ये उदय में नहीं है, उदय में नहीं है का अर्थ है दबा हुआ है। ठीक है, उदय में नहीं है का मतलब है वो कर्म अभी दबा हुआ है। देखो, उदय में नहीं तो ऐसे और भी कर्म होते हैं, अभी केवल इसी प्रकरण में इसको ऐसा समझना। उदय में नहीं है तो उसका अर्थ यहाँ जो उपशम है ना, उपशम में इसका अर्थ ये समझना कि अभी दबा हुआ है। उदय में नहीं है मतलब दबा हुआ है। क्योंकि थोड़ा हम बारीकी में जाएंगे तो बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो सत्ता में हैं, दबे हुए भी नहीं है लेकिन उदय में भी नहीं है, और वो उनका समय नहीं आया उस हिसाब से। तो अभी तो अपन यहाँ सम्यक के प्रकरण में इसको देख रहे हैं केवल इस चीज को समझने के लिए। तो औपशमिक सम्यक्त में ये 7 जो प्रकृतियां हैं, ये 7 प्रकृतियां सत्ता में तो हैं, उस जीव के साथ में उनका संबंध तो है, लेकिन अभी वो अपना फल नहीं दे रही। उदय में नहीं है का मतलब है उसका जो काम था, देखो काम क्या था? मिथ्यात्व नामक कर्म। मिथ्यात्व नामक कर्म, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय, इनका काम क्या है? मिथ्यात्व कर्म का काम ये है कि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाए, मैं कौन हूं, मैं जीव हूं ऐसा वो पहचान नहीं पाए। ये मिथ्यात्व कर्म का काम है। अनंतानुबंधी कषाय का काम भी यही है कि जीव को अपने स्वरूप में लीन नहीं होने दे, स्वरूपाचरण चारित्र का घात करे। ये अनंतानुबंधी कषाय का काम है। तो ये अभी अगर इनका उदय है तो ये जीव अपने को नहीं पहचान पाता है, अपने स्वरूप में लीन नहीं हो पाता है, और अभी ये उदय नहीं है इनका, दबी हुई है। तो दबी हुई है तो ये जो काम है अपने स्वरूप को पहचानने का, अपने स्वरूप में लीन होने का, वो काम जीव कर पाता है।
तो ये अभी औपशमिक सम्यक्त कहलाता है, जब ये 7 प्रकृतियां दबी हुई रहती हैं। तो 7 प्रकृतियों के क्षय से उपशम सम्यक्त या औपशमिक सम्यक्त होता है। फिर अब दूसरी चीज यहाँ पर दी है क्षयोपशम। क्षयोपशम किसे कहते हैं? तो क्षयोपशम में 3 शब्द हैं। एक तो क्षय और उपशम, दो तो दिखता ही है अपने को, क्षयोपशम। उसमें एक क्षय शब्द समझ में आता है, एक उपशम शब्द समझ में आता है। क्षय प्लस उपशम इज इक्वल्स टू क्षयोपशम। ये तो अपने को समझ में आता ही है, लेकिन इसमें एक शब्द छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? इसमें उदय छुपा हुआ है। उदय भी इसमें साथ में है। तो इसमें 3 स्थितियां होती हैं। शब्द तो इसमें 2 दिख रहे हैं, लेकिन उसमें क्षय भी है, उपशम भी है और उदय भी है। किसका क्षय, किसका उपशम, किसका उदय? कि अभी अपन सम्यक के संबंध में ही पढ़ रहे हैं। तो ये 7 प्रकृतियां हैं। इन 7 प्रकृतियों में से किसी का क्षय, किसी का उपशम, किसी का उदय। ठीक है। तो क्षय का अर्थ हमने क्या समझ रखा है अभी तक? क्षय का मतलब है सत्ता में से नाश हो जाना। लेकिन क्षयोपशम में जो क्षय शब्द है, क्षयोपशम में जो क्षय शब्द है, उसका अर्थ सत्ता में से नाश होना नहीं है। ठीक है ना? जैसे अपन घर में भी बहुत बार ऐसा यूज में लेते हैं कुछ चीजें, कि कोई चीज हो, बच्चों को नहीं देनी हो, बतानी हो, अंदर रखी होती है, लेकिन एक बड़े डब्बे में अंदर रखी होती है और एक छोटे डब्बे में, और अपन बाहर डाइनिंग टेबल पे निकाल के रखते हैं। फिर वो छोटा डब्बा खाली हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? खत्म हो गई। ऐसा करते हैं ना? तो वो वास्तव में खत्म है क्या? वास्तव में खत्म नहीं है, अभी तो रखी है अंदर। लेकिन मतलब अभी यहाँ प्रकट वाली में नहीं है। अब वो तो वहां हमारा प्रयोजन नहीं देनी है, जो भी है। तो ऐसे ही यहाँ कह तो रहे क्षय, लेकिन इस क्षय का मतलब है घर में से ही खत्म हो गया, सत्ता में से ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इस क्षय का मतलब होता है अभी उदय में नहीं आ रहा, उदय का अभाव, उसका नाम क्षय। क्षयोपशम शब्द में क्षय शब्द का अर्थ क्या है? उदय का अभाव, उसको ही यहाँ पर क्षय कहा। अभी उदय में नहीं है। उदय का अभाव। उदय का अभाव कैसे है? कि अब इसकी जो परिभाषा अभी इन्होंने बोली थी, देखिए इसकी परिभाषा क्या है क्षयोपशम की? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। लिख लीजिए, पहले आप लोग परिभाषा लिख लीजिए। क्षयोपशम किसे कहते हैं? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का, सुल्तान जी पेज नंबर देख के बता सकते हैं? तत्वार्थमणि प्रदीप में कहाँ पर लिखी? मैं बोलूं क्या? एक बार सुना दूं क्या? नहीं नहीं, परिभाषा तो मैं बोल रही हूँ, आप पेज नंबर बता दीजिए। तत्वार्थमणि प्रदीप में कहाँ? और कोई देख के बता सके तो वो देख लें। ये है इसमें। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का 90 पेज पर है। 90। तत्वार्थमणि प्रदीप में 90 नंबर पेज पर है। किसी का कुछ छूट जाए तो वहां से मिला सकते हैं। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। भविष्यकालीन उन्हीं मतलब सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम। और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। फिर से बोल रही हूँ,
वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम, सद अवस्था रूप उपशम। ये सद अवस्था है तो ऐसे लिखे, नहीं तो वहां सद अवस्था एक साथ संधि सहित भी होगा, सदवस्था, सद अवस्था रूप उपशम। और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, इन तीन रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। इन तीन रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। अब क्या है कि परिभाषा समझाने के लिए मुझे बहुत सारा समझाना पड़ेगा, तो काफी लोगों को तो पहले से पता है, तो मैं सोचती हूँ उतना सारा नहीं समझा के खाली यहाँ अपने को जो काम का है ये शब्दों के अर्थ नहीं समझाऊं और खाली आपको भाव बता दूं। मतलब दो काम हो सकते हैं, क्योंकि आधे लोगों को तो समझा हुआ है पहले और बाकी के जिनको नहीं समझा हुआ है उनको समझाने के लिए मुझे बहुत सारा समझाना पड़ेगा, सर्वघाती, देशघाती, वो सभी कुछ समझाना पड़ेगा। तो अपन इसको अभी छोड़ देते हैं और फिर अभी तत्वार्थ सूत्र में अपना दूसरा अध्याय चलेगा ना, तो वहां जब क्षयोपशम आएगा तो वहां आएगा ही, तब वहां डिटेल में अपने को पढ़ना ही है। तो लगभग सभी लोग बैठते हैं इस क्लास में, जो बैठते हैं वो तो बैठते ही हैं तत्वार्थ सूत्र में, तो वहां फिर अपन डिटेल में उसको पढ़ लेंगे। तो अभी केवल जो सम्यक्त से संबंधित अपने को यहाँ बात देखनी है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें होती है। तो जो क्षय है उस क्षय का मतलब है उदयाभावी क्षय। मतलब क्या है कि थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि शब्द अपन ने देखा है वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। मतलब कि कर्म, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनकी हाई पावर वाले कर्म होते हैं। सर्वघाती स्पर्धक मतलब हाई पावर वाले कर्म है। तो वो जो हाई पावर वाले कर्म हैं, उन हाई पावर वाले कर्मों की जो हाई पावर है, उनकी जो पावर है, उनकी पावर को डाउन कर देना। समझ लो 100 डिग्री की पावर थी, 100 डिग्री की पावर को कर दिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो वो कर्म में क्या दम रहा। तो यद्यपि पूरा खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो हाई पावर थी, यानी उसको सर्वघाती शब्द बोलते हैं, उस सर्वघाती को बना दिया देशघाती। देशघाती का मतलब है बिल्कुल लो पावर वाला, ऐसा 5 डिग्री उसकी पावर कर दी, ऐसा। तो वर्तमान में जो हमारे हाई पावर वाले कर्म उदय में आने वाले थे, उस हाई पावर वाले कर्मों को अपने जीव के परिणामों के निमित्त से वो हाई पावर वाले कर्म वो एकदम लो पावर वाले हो जाते हैं। तो वो जो वर्तमान में उदय में आने वाले थे उसको बोलते हैं उदयाभावी क्षय। उनका उदय का अभाव हो गया। जो 100 गुना फल देने वाले थे, अब वो फल कितना सा रह गया। मतलब 100 डिग्री का जो मारते अपने को, घातिया कर्म का काम क्या होता है, घातिया। घातिया का मतलब है घात करते हैं, पिटाई करते हैं, घात करते हैं। तो वो जो 100, मान लो 100 किलो के पत्थर से पिटाई करते, उसकी जगह 5 किलो के पत्थर से पिटाई कर रहे हैं, तो ऐसे उनकी वो पावर खत्म हो जाती है। उसी को बोलते हैं उदयाभावी क्षय। सत्ता में से नष्ट नहीं होता है, उदय में तो आता है, लेकिन वो सर्वघाती की जगह देशघाती बन के उदय में आता है। हाई पावर की जगह उसकी पावर एकदम लो हो जाती है। तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, इसका मतलब है कि वर्तमान में जो बहुत अधिक तीव्र पाप का फल देने वाले जो कर्म थे, उनका वो जो फलदान सामर्थ्य है, उनकी जो शक्ति है, वो शक्ति खत्म हो गई। ठीक है। फिर दूसरा है
भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धक, भविष्य में आने वाले थे हाई पावर के अगले समयों में, उनका क्या करें, वो तो आ जाएंगे ना, अभी का तो आपने काम निपटा दिया। वर्तमान कालीन मतलब एक समय, वर्तमान एक समय का, तो वर्तमान वाले को तो अपन ने सेट कर दिया, लेकिन अगले समय में आ जाएंगे वही हाई पावर वाले, फिर क्या होगा। तो उनको क्या किया कि आप जरा स्टैचू हो जाओ, उनको कर दिया स्टैचू। वो कहलाता है सद अवस्था रूप उपशम। मतलब कि वो जो भविष्य वाले हैं वो तो वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन वो भविष्य से भी वर्तमान में, ऐसा भी कर्मों में होता है, एक उदीर्णा भी होती है, हमने 4 शब्द तो पढ़े हैं, इसके अलावा एक उदीर्णा और होता है। तो कर्मों में ऐसे होता है कि कूद के भी आगे आ जाते हैं, किसी का टाइम तो बाद में आने का है, लेकिन जीव के परिणामों के निमित्त से ही कर्मों में इस तरह से होता है कि जो मान लीजिए 10 मिनट बाद उदय में आने वाला था और कुछ हमारे परिणाम ऐसे हुए तो वो अभी वाले समय में उदय में आ गया। कोई 2 साल बाद उदय में आने वाला था, जीव के परिणामों के निमित्त से अभी उदय में आ गया। तो वो भविष्य में जो हाई पावर वाले कर्म उदय में आने वाले हैं वो अभी नहीं आ जाए जंप लगा के नीचे। तो उनको क्या किया कि आप जिस जगह पर हो वहीं पे आप बिल्कुल लॉकडाउन लगा दिया, कि उनका कर्फ्यू लगा दिया, पॉज कर दिया, आप हिल नहीं सकते, उनको वहीं रोक दिया। तो उनको वहीं रोक देना वो कहलाता है सद अवस्था। जिस अवस्था में जहां है वहीं पर उनको उपशम, उपशम मतलब उस जगह ही उनको दबा दिया, वहीं रोक दिया। वो नीचे, अभी नीचे मतलब वर्तमान समय में वो नहीं आ सकते। ठीक है, पहला काम क्या किया उदयभावी क्षय में, हाई पावर वाले कर्मों को लो पावर का बना के उदय में लाए, तो उसी को कह दिया क्षय। हाई पावर का क्षय किया ना, हाई पावर खत्म कर दी, वही है क्षय का अर्थ। पूरा कर्म सत्ता में से खत्म हो गया हो ऐसा नहीं है, उसकी हाई पावर जो थी वो खत्म कर दी, उसको कहा उदयभावी क्षय। और जो भविष्य में हाई पावर वाले उदय में आने वाले थे उनको वहीं जिस टाइम पर वो हैं उस टाइम पर ही उनको पॉज कर दिया, रोक दिया, उपशमित कर दिया, वो कहलाता है सद अवस्था रूप उपशम। अब क्या बचा कि वर्तमान समय में अब क्या उदय में आ रहा है, केवल लो पावर वाले। तो वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, देशघाती स्पर्धक मतलब एकदम लो पावर वाले वो कर्म उदय में आ रहे हैं, उदय में तो आ रहे हैं। देखो उपशम में तो उदय में कुछ भी नहीं था, उपशम में अपन ने अभी चार्ट बनाया था ना, तो उदय में क्रॉस लगाया था, उदय में कुछ नहीं था, सत्ता में था। अभी देखो फिर से बनाते हैं अपन ये चार्ट। सत्ता, उदय, एक कॉलम खाली। तो जब उदय की स्थिति थी तब तो उदय में भी था, सत्ता में भी था। जब उपशम की स्थिति आई तो उदय में क्या लगाएंगे, क्रॉस, और सत्ता में है। जब क्षय की स्थिति आई तो उदय में भी क्रॉस है, सत्ता में भी क्रॉस है। अब जब क्षयोपशम की स्थिति है, क्षयोपशम में क्या है, क्षयोपशम में उदय में भी है, सत्ता में भी है। इस स्थिति ऐसी दिख रही है, स्थिति ऐसी दिख रही है, लेकिन ये जो उदय है ना, इस उदय में उपशम सहित भी उदय है, क्योंकि भविष्यकालीन जो हाई पावर वाले कर्म है, सर्वघाती कर्म है, सर्वघाती स्पर्धक है, उनको दबाया हुआ है ना। और सत्ता में तो है ही सभी, सत्ता में तो कोई दिक्कत ही नहीं, सत्ता में तो सभी है, लेकिन उपशम वाली स्थिति भी है और क्षय वाली स्थिति भी क्यों है, क्योंकि हमने उनकी पावर को खत्म किया है, तो कुछ तो नष्ट किया है, इसलिए वो क्षय वाली स्थिति भी है। तो यद्यपि अपन चार्ट बनाएंगे तो राइट तो सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो उदय है वो उपशम और क्षय से सहित उदय है, उपशम प्लस क्षय सहित ये उदय है।
इसलिए इसका नाम क्या दिया, क्षयोपशम। जैसा फुल फ्लैश उदय यहाँ आ रहा है, जैसे कर्म उदय में आना था, जैसा बंधा था, वैसा यहाँ फुल फ्लैश उदय में आया, वैसी स्थिति यहाँ नहीं, यहाँ कुछ परिवर्तन होकर उदय में आया है, इसलिए इस स्थिति को बोलते हैं क्षयोपशम। ठीक है, अब इतना ध्यान रखना, और कुछ समझ में नहीं आया हो जो बिल्कुल पहली बार सुन रहे हैं, इतना समझ लेना कि क्षयोपशम में 3 काम होंगे। किसी कर्म का तो उपशम होगा, किसी का क्षय होगा और किसी का उदय होगा, यानी उदय भी मस्ट है। क्षयोपशम में उदय भी जरूरी है। जो देशघाती प्रकृति है, यानी लो पावर वाली जो कोई कर्म प्रकृति है, उसका उदय भी अनिवार्य रूप से होगा, और जो हाई पावर वाली प्रकृतियां हैं, उनका उपशम और क्षय होगा, तब ये बनेगी स्थिति क्षयोपशम की। समझ में आई इतनी बात? अब हमको देखना है कि सम्यक क्षयोपशम सम्यक कैसे बनता है। सम्यक से संबंधित कर्म कौन से हैं? सम्यक से संबंधित कर्म कौन से हैं? बोलिए नीलम बाबू। मोहनीय कर्म, उसमें दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय की प्रकृति है। ये जवाब तो कोई खास नहीं हुआ। मोहनीय कर्म आएगा वैसे तो अभी मैंने पिछली परसों ही कह दिया था कि जब भी मैं पूछूंगी अभी ये पढ़ाते समय, तो मुझे ऐसा जवाब नहीं दें। आपने तो और भी पीछे का जवाब दिया। और कौन बता रहे हैं? से निशा जी बोलिए, आपसे पूछा था ना मैंने परसों, बोलिए। हाँ, 7 प्रकृतियां, दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की 4। सम्यक, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। और चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी की 4 कषाएं, क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोधमान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। बढ़िया। सम्यक्त से संबंधित ये 7 प्रकृतियां, अभी अपना प्रकरण ये चल रहा है ना, तो अभी मोहनीय कर्म तो ये तो सामान्य कथन हो गया, मोहनीय कर्म है, और फिर दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय तो बहुत स्थूल कथन हो गया। ये 7 प्रकृतियां सम्यक से संबंधित हैं। दर्शन मोहनीय की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, और चारित्र मोहनीय के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। अब अभी हमने उपशम सम्यक, औपशमिक सम्यक देखा, तो इन 7 का क्या देखा? ये 7 का उपशम हुआ तो औपशमिक सम्यक, मतलब ये 7 दबी थी। अब क्षयोपशम करना है सम्यक, तो क्या होगा? इन 7 में से किसी का उदय होगा, किसी का उपशम होगा, यानी कोई तो फल देती भी होगी, कोई दबी भी होगी, और किसी का क्षय। क्षय का अर्थ वही समझना, क्षय का अर्थ सत्ता में से नाश नहीं है, उसकी पावर कम हो रही है, बस वही उसका क्षय का अर्थ है। ठीक है, तो अब ये अपने पास में 7 प्रकृतियां हैं। 7 प्रकृतियों में से कौन सी हाई पावर वाली है, कौन सी लो पावर वाली है, ये इनका डिवीजन है। क्योंकि उसमें अपने को क्षयोपशम में क्या करना है कि जो सर्वघाती मतलब हाई पावर वाली है, सर्वघाती प्रकृतियों का तो करना है उदयाभावी क्षय, और दूसरी जो सर्वघाती है भविष्यकालीन, ये भविष्यकालीन, ये वर्तमानकालीन, इनका करना है उपशम, सदवस्था रूप उपशम। और जो देशघाती हैं यानी लो पावर वाली हैं, उनका करना है अपने को उदय। करना है ये समझने के लिए भाषा बोल रहे हैं, वो सब होता है अपने आप, करना कुछ नहीं पड़ता। वो ये सोचे कि कहीं कहाँ से प्रकृतियां ढूंढे, फिर कहाँ उसको पकड़ के दबाएं, तो ऐसा कोई अपने को अखाड़ेबाजी नहीं करनी है। वो सब अपने आप, अपने को तो उपयोग अपने में लगाना है, सब अपने आप होता है। कर्म बांधने के लिए क्या करते हैं? कर्म बांधने के लिए क्या करते हैं? इतने सारे मिथ्यात्व कर्म बंधा है, उसके लिए क्या किया था? मेहनत की थी कि परिणाम करते हैं, बनता जाता है। अपने स्वरूप की सावधानी करते हैं, केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, ये परिणाम करते हैं तो बनता जाता है। ऐसे ही जब अपने में उपयोग लगाते हैं तो वो कर्म फिर हटते भी जाते हैं, छटते भी जाते हैं। तो ये 3 काम करने हैं। प्रकृतियां अपने पास में 7, तो इसमें से हाई पावर वाली कौन सी है और लो पावर वाली
कौन सी है? अभी मैं शब्द सर्वघाती देशघाती के लिए हाई पावर और लो पावर के यूज में ले रही हूँ। बोलिए निशांति। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की 4, मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति, ये तो है सर्वघाती, और सम्यक प्रकृति है देशघाती। बढ़िया। यानी 7 में से 6 प्रकृतियां तो हाई पावर की हैं, सर्वघाती। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व 2 तो ये दर्शन मोहिनी की, और अनंतानुबंधी 4 6 हो गई। दर्शन मोहिनी की 3 में से 2 प्रकृतियां सर्वघाती हैं, यानी सर्वघाती पूरा घात कर दिए, हाई पावर की, और अनंतानुबंधी की 4। तो ये 6 प्रकृतियां सर्वघाती हैं। और अब लो पावर की यानी देशघाती कौन सी बची? एक सम्यक्त प्रकृति, अकेली जो सम्यक प्रकृति है वो है देशघाती। तो अपनी परिभाषा क्या है? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। तो ये उदयाभावी क्षय में कौन सी आएंगी? जो सर्वघाती हैं, है ना। सर्वघाती कितनी थी अपने पास में? 6। भविष्यकालीन सर्वघाती प्रकृतियों का सदवस्था रूप उपशम, इसमें कितनी आएंगी? 6। और वर्तमान कालीन देशघाती प्रकृति का उदय, देशघाती कितनी अपने पास में? 1। तो उदय में तो कौन सी आएगी? 1 है, वो कौन सी है? सम्यक्त। तो उदय तो किसका आएगा? सम्यक्त प्रकृति का। ये सम्यक्त प्रकृति का उदय। अब उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम किनका होगा? कि ये जो 6 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 4, ये हैं सर्वघाती। तो ये जो 6 प्रकृतियां हैं, ये जो वर्तमान समय में ये 6 प्रकृतियां उदय में आने वाली थी, इनकी हाई पावर का नाश कर दिए। हाई पावर रूप से ये उदय में नहीं आती हैं, तो इसको कहा उदयाभावी क्षय। और ये क्या होती है? ये क्योंकि देखो वर्तमान जो आ गया ना, जो समय अपने पास में आ गया, उसको बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में तो वो उनका उदय आ गया, वर्तमान टाइम। तो अब क्या करें कि अब जो उदय आ गया उसकी पावर को बदल सकते हैं। मतलब वर्तमान में जो नंबर में आ ही चुका है, जैसे समझो, मैं बहुत बार उदाहरण देती हूँ उसके लिए, पता नहीं है कितने लोग यूज लेते हैं। चक्की होती है अपने घर में, आटा चक्की, आटा फिर ये वाली नहीं, हाथ वाली नहीं, अभी यही वाली समझना, बिजली वाली। तो बिजली वाली आटा जो चक्की होती है, उसमें ऊपर अपन गेहूं डालने के लिए जो भी शब्द आप बोलते हो उसको, जो भी लगा रहता है, एक पॉट सा बर्तन, गाला बोलते हैं उसको, तो वो उसमें गेहूं डले हैं। अब अपन ने भर दिया उसमें गेहूं, और एक वो उसकी फिर नीचे रॉड होती है, ऊपर चौड़ा सा हिस्सा होता है, फिर नीचे रॉड से वो चक्की से मशीन से कनेक्टेड होता है, जिससे फिर वो पार्ट जाके पिसेगा नीचे जाके। तो वो ऊपर जो उस गाले में पॉट में जो गेहूं है, अगर अपने वो कम करने तो ऊपर से अपन निकाल सकते हैं। मान लो अपन ने भर दिए, फिर लगा कि नहीं इतने सारे नहीं पीसने हैं या कुछ भी, तो अपन ऊपर से निकाल सकते हैं। लेकिन जो उसके रॉड में आ गए अंदर पिसने के लिए, वो है वर्तमान समय, मान लो। अब उस रॉड में से आप निकाल नहीं सकते, आप उंगली डालो या उंगली घूम जाएगी साथ में, तो उस रॉड में से नहीं निकाल सकते। ये जो वर्तमान समय में जो आ गए ना, उसमें अब आप नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? अब अपने को मान लो जल्दी करना है, टाइम, अब वो धीरे धीरे अपन ने बारीक लगा रखा है। अब हमारे तो क्या है कि हमारे वो नहीं है चक्की, मतलब जो कटर वो जो होती है ना मिलसेंट वगैरह की, हमारे पार्ट वाली है। तो उसमें क्या होता है, हम चाहें जितने नंबर पे अपने को पीसना है, पार्ट वाली छोटी जैसे चक्की होती है ना, ओरिजिनल चक्की, उसके छोटे साइज की है। तो अभी अपन ने बारीक, जैसा अपने को आटा चाहिए होता है बारीक, वैसा अपन ने कर रखा है। लेकिन अब अपने को जल्दी करना है, वो तो उसमें आ गए हैं रॉड में, हाथ से तो निकलेंगे नहीं। तो क्या करते हैं, उसको किसका देते हैं, तो उसको 2 नंबर पे कर दिया 5 की जगह, तो वो मोटा आके जल्दी जल्दी निकल जाएगा। मतलब जो काम 2 मिनट में होने वाला होगा, वो समझ लो 30 सेकंड में हो जाएगा, ऐसा उसमें हो जाएगा। तो अब अपन इधर कुछ कर सकते हैं, यानी उसकी पावर, अभी तो वो बारीक हो रहा था ना,
उसको हम मोटा कर सकते हैं, तो हमने पावर उसकी बदल दी, लेकिन उसको निकाल नहीं सकते थे हम उसमें से। तो ऐसे ही जो वर्तमान कालीन जो हाई पावर वाले सर्वघाती स्पर्धक हैं, तो वो तो वर्तमान कालीन है, तो उसको अपन ऐसे तो हटा नहीं सकते, लेकिन हम उसकी पावर को बदल सकते हैं। तो यहाँ पावर बदल दी उसकी, ठीक है। तो वर्तमान कालीन ये जो 6 प्रकृतियां थी, कौन कौन सी 6 थी, कौन कौन सी 6 हैं, बोलिए स्नेहलता जी। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की क्रोधमान महलोच्चार। बढ़िया, ये 6 प्रकृतियां हैं। इन 6 प्रकृतियां, ये 6 की 6 हैं सर्वघाती। तो इनको क्या कर दिया, सर्वघाती बना खत्म कर दिया और इनको कन्वर्ट कर दिया देशघाती में। हाई पावर को खत्म करके इनकी बना दी लो पावर। तो ये कन्वर्ट होके, और उदय में कौन सी थी, उदय में चल रही है सम्यक प्रकृति, ये इसमें कन्वर्ट होके इसमें मिलके उदय में आती है। इसी को बोलते हैं उदयाभावी क्षय, ठीक है। वर्तमान कालीन सर्वघाती, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 4, इन 6 प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय। अब भविष्य में ये उदय में आने वाली थी, तो ये भविष्य वाली वर्तमान में कूद के नहीं आ जाए जल्दी। ऐसा होता है ना, लाइन तोड़ के भी आ जाते हैं कुछ लोग, टिकट की लाइन लगी हो तो कुछ लोग होते हैं वो लाइन तोड़ के भी आ जाते हैं। किसी का कोई दोस्त रिश्तेदार आगे लाइन में हो तो वो उसको अपने रुपए देके वो बीच में लाइन में आ जाता है। तो ऐसे करके ये अपने रिश्तेदारों के साथ, वर्तमान में ये उदय में है, ये इसके संबंधी, ये तो सेम ही तो है, तो ये सोचे हम भी अभी आ जाएं, हमको भी ले ले अभी। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए भविष्य में उदय में आने वाला है जो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 4, इन 6 प्रकृतियों का क्या कर दिया, सदवस्था रूप उपशम, कि आप जिस टाइम पर हो उसी टाइम पर बैठे रहो। आपका जो नंबर है लाइन में उसी नंबर पे रहोगे, अभी नहीं आ सकते आप। उसको कहते हैं सदवस्था रूप उपशम। तो ये दोनों सेटल हो गई। वर्तमान कालीन भी सर्वघाती जो थी वो भी सेटल हो गई, भविष्यकालीन जो सर्वघाती थी वो भी सेटल हो गई। अब अकेली बची है सम्यक प्रकृति रूप ये देशघाती, इसका उदय। तो ये देशघाती है, मतलब है कि बहुत हल्की पावर की है। हल्की पावर का मतलब यह है कि सम्यक्त्व होगा भी तो सम्यक्त्व को घात नहीं करेगी, सम्यक्त्व को नाश नहीं करेगी। इसका उदय रहेगा तो उदय, क्योंकि बेटी किसकी है, प्रकृति किसकी है, प्रकृति तो दर्शन मोहिनी की है ना, तो कुछ काम तो करेगी लेकिन इतना उत्पाद नहीं मचाएगी कि सम्यक दर्शन नष्ट ही हो जाए। इसलिए सम्यक तो बना भी रहता है और उस सम्यक को कहते हैं क्षयोपशमिक या क्षयोपशम या क्षयोपशमिक सम्यक। तो ये ऐसे, ये औपशमिक सम्यक्त्व में ये 7 प्रकृतियों का उपशम, अभी अपन ने सामान्य पढ़ा है इसलिए वो 7 प्रकृतियों का उपशम, 7 प्रकृतियों का उपशम ही अपन सामान्य ले रहे हैं। भी फिर थोड़ा आगे चल के वो 7 है कि 5 है वो भी अपन चर्चा करेंगे। तो ये जो 7 प्रकृतियां सम्यक से संबंधित है, इन 7 का जो अगर उपशम होता है तो कौन सा सम्यक कहलाता है, औपशमिक सम्यक। और इन 7 में से 6 का उपशम, 6 का यानी वही बोलना पड़ेगा, इन 7 में से 6 का उदयाभावी क्षय, 6 का भविष्यकालीन, 6 का सदवस्था रूप उपशम और सम्यक्त प्रकृति का उदय तो कहलाता है क्षयोपशमिक सम्यक। और ये 7 की 7 जड़ मूल से सत्ता में से ही खत्म हो जाए, ना तो एक का भी उदय हो ना एक का भी उपशम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सत्ता में से ही सब नष्ट हो गई। तो ना उपशम है ना उदय है, सत्ता में भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति को कहलाती है वो क्षय, तो वो कहलाएगा क्षयिक सम्यक। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के सम्यक तो होते हैं। और इस क्षयोपशमिक सम्यक का ही दूसरा नाम वेदक सम्यक भी है। ये कर्म प्रकृतियों का क्षय उपशम उदय ये अपन ने देखा, इस अपेक्षा से यानी इसका क्षय है इसका उपशम है। सर्वघाती जो 6 प्रकृतियां हैं उनका उदयाभावी क्षय और उनका सदवस्था रूप उपशम, तो इन 6 प्रकृतियों की तरफ से कहते हैं तो इसको कहते हैं क्षयोपशमिक सम्यक।
इन 6 का क्षय उपशम हुआ। और अगर सम्यक प्रकृति की तरफ से इसको देखते हैं तो सम्यक प्रकृति का वेदन जीव कर रहा है, इसका उदय भोग रहा है ना, इसका उदय है। उदय का मतलब क्या है? उदय का मतलब है उसका फल भोगना, वो फल में आ रही है, फल दे रही है, तो फल दे रही है तो उसका फल कुछ ना कुछ भोग रहा है जीव। तो इसका फल भोग रहा है मतलब इसके फल का वेदन जीव कर रहा है, उस अपेक्षा से इसको वेदक सम्यक्त भी कहते हैं। एक ही के दोनों नाम हैं। इसकी मुख्यता से देखें, अभी अपन नए पढ़ रहे हैं ना मुख्य गौण, तो जब सम्यक्त प्रकृति के उदय को हाईलाइट करके देखते हैं तो उस सम्यक्त को वेदक सम्यक्त कहते हैं। और जब 6 प्रकृतियों के उदय और उपशम की को मुख्य करके देखते हैं तो उस सम्यक्त को क्षयोपशमिक सम्यक्त कहते हैं। ज्यादा कॉमन नाम क्षयोपशमिक सम्यक्त ही है, वेदक सम्यक्त इतना कॉमन नहीं है, ठीक है, पर दोनों उसी के नाम। इस तरह से ये 3 प्रकार के सम्यक्त के भेद हुए, ये अपन ने सामान्य देखे हैं। अब औपशमिक सम्यक्त में भी 7 प्रकृतियों के उपशम की बात अपन ने देखी है, लेकिन जो सबसे पहले औपशमिक सम्यक्त प्राप्त करता है तो वो कितने का उपशम करता है, और क्षयोपशमिक सम्यक्त में भी और अलग स्थितियां भी बन सकती है, उसकी भी चर्चा थोड़ी बहुत फिर अभी कल अपन और करेंगे। बोलिए बात। एक चीज पूछ रही थी, बहुत बार पढ़ा हुआ है लेकिन अभी क्लियर नहीं हो रहा। वर्तमान कालीन जो सर्वघाती स्पर्धक है वो देशघाती में कन्वर्ट हो गई, तो उनका उदय भी होता है, फिर उदय भी हो रहा है? देशघाती में कन्वर्ट होके उदय में, वर्तमान कालीन है ना तो उदय रूप है। तो फिर सम्यक प्रकृति के साथ साथ में ये 6 कर्मों का भी उदय है। वो देशघाती में कन्वर्ट हुए, इसका मतलब है वो सम्यक प्रकृति बन गई। ओ अच्छा, क्योंकि ये इसी रूप रहेंगे तो वो तो सर्वघाती है, उनकी नेचर तो सर्वघाती है। वो देशघाती टाइप हुए, इसका मतलब है वो सम्यक प्रकृति बन गई। ये कर्मों में इस तरह से संक्रमण होता है, एक संक्रमण का टाइप है। और किसी को कुछ पूछना है? बोलिए शकुंतला। ये स्पर्धक क्या होता है? स्पर्धक का मतलब है समझ लीजिए कर्मों का समूह, कर्म के जो परमाणु हैं उनका एक ग्रुप होता है, कुछ समूह। हाँ, उसका मतलब वो कुछ उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनके ग्रुप बनते हैं कर्मों के, तो वो ग्रुप स्पर्धक कहलाते हैं। और दर्शन मोहनीय कर्म में क्या क्या उदय आते हैं? क्या क्या उदय आते हैं? दर्शन मोहनी के 3 भेद है ना। नहीं, भेद तो 3 है, लेकिन मतलब किस टाइप के कर्म आते हैं इसमें? दर्शन मोहनी के उदय में हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते, हम अपने आत्मा को नहीं जान पाते, हमें आत्मा को जानने का भाव नहीं आता। देवशास गुरु के प्रति अरुचि, सच्चे देवशास गुरु को नहीं मानना, खोटे देवशास गुरु को मानना, आत्मा से विमुख रहना, ये सब मिथ्यात्व के दर्शन मोहनी कर्म के उदय के काम। तो अपन कोई व्रत नियम नहीं ले सकते हैं वो चारित्र मोहिनी से? और ये हाँ, वो चारित्र मोहनी से व्रत नियम नहीं ले सकते हैं, वो अप्रत्यक्ष अनावरण कषाय का उदय। बोलिए। इसमें ये हुआ कि वर्तमान कालीन जो सर्वघाती स्पर्धक है वो केवल वही, उन्हीं की एग्जिस्टेंस है, वही सम्यक प्रकृति में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो भविष्य कालीन है वो तो स्टैच्यू हो गए, वो तो उपशम हो गया उनका, तो केवल वही रहे, वही कन्वर्ट होके सम्यक प्रकृति में आ गए बस। सम्यक प्रकृति तो है ही, सम्यक प्रकृति तो है ही, वो तो है ही, ये भी उसी में कन्वर्ट हो गए, बस यही मैं। मैम जो भविष्यकालीन है वो भी तो सम्यक प्रकृति में कन्वर्ट होके उदय में आएंगे, वो भी तो देशघाती बन के उदय में आएंगे ना वर्तमान में। जब उनका समय आएगा तब आएंगे, अभी तो वर्तमान की बात चल रही है ना, जब उनका समय आएगा तब आएंगे। अगर सम्यक का टाइम चल रहा है और उसी समय में वो उदय में आने वाले हैं उतने में, तब होगा। अदरवाइज बाद में सम्यक तो खत्म, मान लो वो सर्वघाती रूप से उदय में आ जाए बाद में, तो सम्यक का नाश हो जाएगा। वो मतलब वापस जो भविष्यकालीन है वो वापस सर्वघाती बन के उदय में आ जाएंगे, जो उपशम हुए हैं। अभी तो किए हैं, हाँ अभी तो किए हैं। तो अभी देखो यहाँ जो भविष्यकालीन को उपशम किया है ना, वो ये इसलिए उपशम किया है कि तुम्हारा टाइम तो बाद में आने का है, लेकिन तुम अभी नहीं आ जाओ कूद के, वर्तमान में नहीं आ जाओ, इसलिए उनको रोका है। उनका जब टाइम आएगा तब तो वो आएंगे ही,
अब उनका टाइम आएगा तब वो उसी रूप में आएंगे कि वो देशघाती बन के आएंगे, वो डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स, वो तब के तब देखा जाएगा। अभी तो वर्तमान की बात चल रही है। इस समय में बाद में आने वाले भी बीच में परेशान नहीं करते कोई, इसलिए उनको रोक कि अभी ये टाइम पे तुम बीच में नहीं आ जाओ, ठीक है। ये वर्तमान की बात चल रही है। बोलिए कविता जी। जो वर्तमान में आने वाली सर्वघाती स्पर्धा है वो उदय में क्षय हो जाती है, उदय में क्षय हो जाती है वर्तमान कालीन में। उदय में क्षय नहीं, उदय में क्षय हो जाते हैं का मतलब उदयगामी क्षय हो जाती है। उदयाभावी क्षय, वो शब्द है उदयाभावी क्षय। अच्छा। यानी उदय के अभाव, यानी उनका उस रूप में उदय का अभाव है। जैसा उनका स्वरूप है, यानी जैसी उनकी पावर है, उस पावर रूप से उनके उदय का अभाव है, उस पावर रूप से वो उदय में नहीं आते, वो कहलाता है उदयाभावी क्षय। और भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धों का सत्ता अवस्था मतलब स्टेचू हो जाती है वो। अवस्था मैंने लिख के बताया था, आप वो तत्वार्थपणी प्रदीप में 90 नंबर पेज पे है, वहां से देख के सही शब्द लिख लीजिएगा। ठीक है, 90 नंबर पेज। ये जो 6 प्रकृति है, मतलब मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, ये सम्यक रूप से ही उदय में आएगा, ऐसा ही है। हाँ, वो सम्यक प्रकृति बन के उदय में आएगा। और क्रोधमान माया लोग वाला जो अनंतानुबंधी अपन बोल रहे हैं, वो 4 तो 6 में ले लिया ना, 6 को ले लिया, तो सब सम्यक बन के उदय में। देखिए 6 को मतलब ऐसा नहीं है, एक मिनट, जो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व है वो सम्यक प्रकृति बन के उदय में आएगी। अनंतानुबंधी क्योंकि चारित्र मोहिनी की है, और नियम ऐसा होता है दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में संक्रमण नहीं होता, पर वो अनंतानुबंधी उसी के साथ लो पावर होके उदय में आके निकल जाती है। उसका अपरिशद सूक्ष्म होता है, मतलब वो थोड़ी वो कर्मणियों के हिसाब से और उसमें प्रक्रिया होती है। अभी अपन सामान्य रूप से ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना, जनरल। बोलिए, अब लास्ट है ना, टाइम बहुत हो गया अपना। ये जो बोले सम्यक तो प्रकृति में चेंज हो जाती है, तो मतलब एग्जाम्पल बताते, सम्यक प्रकृति में चेंज होना मतलब कैसा क्या होगा? तो कर्मों में ऐसे कर्म आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, संक्रमण नाम का उनमें प्रोसेसिंग होती है। हाँ, वो तो समझे, मिथ्यात्व और मिथ्यात्व तो समझे, लेकिन सम्यक नहीं समझ में आया। 3 प्रकृतियां है ना दर्शन मोहिनी की, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो प्रकृति। तो ये जो दोनों है मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये दोनों के परमाणु इस रूप कन्वर्ट हो जाते हैं। इस रूप कन्वर्ट हो जाते हैं का मतलब ही ये है, ये दोनों को नाम, ये दोनों क्यों मिला मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, पावर से नाम मिला है। इनकी पावर हाई पावर है और इसकी पावर लो पावर है, तो इनकी हाई पावर खत्म होके ये लो पावर वाले हो गए, तो ये सम्यक प्रकृति हुई। मतलब सम्यक प्रकृति का मतलब हुआ कि जो प्रकृति, मतलब नहीं, वो तो उसके लिए आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा 8वां अध्याय तत्वार्थ सूत्र में। सम्यक प्रकृति का मतलब है कि सम्यक्त का घात तो नहीं करती है, लेकिन सम्यक्त में दोष उत्पन्न करती है। वो एक्चुअल में वो थोड़ा बेसिक पूरा पढ़ा हुआ नहीं होता है, तो थोड़ी बहुत वो दिक्कत हो जाती है। सम्यक प्रकृति का काम क्या है, थोड़ा आप वहां से पढ़ना, तत्वार्थ सूत्र का 8वां अध्याय है ना, वहां पे ये सूत्र नंबर कौन सा आएगा बीच में, आप देखना, मोहनीय कर्म के भेद प्रभेद वाला जो सूत्र है उसको थोड़ा सा देखना, नहीं तो फिर कल करेंगे चर्चा। ठीक। जी।